वेलकम बैक एवरीवन। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर ये 3038 एस सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है। इसमें हम जो अपने 150 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर कर रहे थे, तो 60 तक हो गया था। 60 नंबर का क्वेश्चन कौन सा था इसमें? टमाटर के देरी से पकने का कारण है, ठीक है, जिसका आंसर था ऑप्शन नंबर बी, एंटीसेंस पीजी। पीजी मतलब पॉली गैलेक्ट्रोनोइज। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 61 से लेके इसमें हम देखेंगे 75 तक। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूक्ष्म जीवियों के बारे में सही नहीं है? सूक्ष्म जीवी क्या होते हैं? जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगस हो गया, ये सब सूक्ष्म जीवी। आर्किया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया। तो कोई एक गलत है इसमें। देखिए, सूक्ष्म जीव जैव प्रौद्योगिकी के लिए आदर्श नहीं है। पहला तो यह है, सूक्ष्म जीव अत्यधिक अम्लीय माध्यम में रह सकते हैं। रोगाणुओं के अंतर्गत प्रोटिस्ट और अर्किया को शामिल किया जाता है। सूक्ष्म जीव अपने चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म के दौरान रसायन उत्पन्न करते हैं। तो तीन यहाँ करेक्ट हैं, कोई एक गलत है यहाँ पर। सूक्ष्म जीव अपने मेटाबॉलिज्म के दौरान रसायन उत्पन्न करते हैं, ठीक है। रोगाणुओं के अंतर्गत प्रोटिस्ट और अर्किया को शामिल किया गया, ये भी ठीक है। और सूक्ष्म जीव अत्यधिक अम्लीय माध्यम में रह सकते हैं, ये भी ठीक है। सूक्ष्म जीव जैव प्रौद्योगिकी के लिए आदर्श नहीं है, ये गलत है। और यही आंसर हो जाएगा अपना। देखिए, सूक्ष्म जीव जो है वो सूक्ष्म एक कोशिकीय जीव हैं जो नग्न आंखों से अदृश्य होते हैं। मतलब उनको नेकेड आई से हम नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए किसकी जरूरत होगी? माइक्रोस्कोप की, ठीक है। इसलिए उनको सूक्ष्म जीव कहा जाता है। इनमें से कुछ रोगाणुओं में शामिल हैं या सूक्ष्म जीवों में शामिल हैं, जैसे कि जीवाणु हो गया यानी बैक्टीरिया, कवक हो गया, फंगस, प्रोटिस्टा हो गया, वायरस हो गया, और क्या हो गया? अर्किया हो गया। सूक्ष्म जीवों को कृत्रिम कल्चर मीडिया पर उगाया जा सकता है जहां वे कॉलोनी बनाते हैं। अपने मेटाबॉलिज्म के दौरान सूक्ष्म जीव रसायन उत्पन्न करते हैं जिनमें से कुछ का उपयोग मनुष्यों द्वारा किया जाता है। सूक्ष्म जीव अत्यधिक अम्लीय और क्षारीय माध्यम में भी रह सकते हैं। सूक्ष्म जीव निश्चित रूप से जैव प्रौद्योगिकी के लिए आदर्श हैं। जो पहला बोल रहा था स्टेटमेंट नहीं है, इसलिए वो गलत था, वो आंसर था। क्वेश्चन नंबर 62 पर आ जाइए। प्रतिबंधित एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और लिंकेज वेक्टर, आणविक कैंची या स्टिकी एंड? जो प्रतिबंधित एंजाइम है वो है आणविक कैंची। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। आणविक कैंची या फिर मॉलिकुलर सीजर। देखिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मॉलिकुलर सीजर हैं। ये रेस्ट्रिकेट्स के नाम से भी जाना जाता है इनको, ठीक है, रेस्ट्रिक्टेज। और वे छोटे न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम हैं जो विशिष्ट साइटों को पहचानते हैं और अणुओं के भीतर विशिष्ट साइटों पर या उनके निकट डीएनए को विभाजित करते हैं। तो मॉलिकुलर सीजर। क्वेश्चन नंबर 3 यानी 63। एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लाइसोजाइम का उपयोग बैक्टीरिया कोशिकाओं को विघटित करने के लिए किया जाता है। पादप कोशिकाओं के विघटन के लिए सेलुलोज का प्रयोग किया जाता है। ये बिल्कुल करेक्ट हैं, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। देखिए, जीवाणु कोशिकाओं को तोड़ने या विघटित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एंजाइम है लाइसोजाइम। यह जीवाणु कोशिका में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट के टूटने में मदद करता है। यह आंसुओं में भी पाया जाता है, तो पहला वाला सही हो गया। सेलुलोज की बात करें, सेलुलोज वह एंजाइम है जिसका उपयोग पौधों की कोशिकाओं के संश्लेषण के लिए किया जाता है। यह सेल्यूलोलिसिस को प्रेरित करता है, जो सेलुलोज का टूटना है। सेलुलोज सेलुलोज के ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पर काम करता है। सेलुलोज अन्य घटकों के साथ अधिकतर पौधों की कोशिका दीवारों में पाया जाता है, तो दूसरा वाला भी सही है। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, नंबर इस पर व्हाट्सअप करके। क्वेश्चन नंबर 4 यानी 64 पर आ जाइए। बायोगैस उत्पन्न करने के लिए कुछ जीवाणु किस माध्यम पर विकसित होते हैं? सेलुलोज। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, कुछ बैक्टीरिया जो बायोगैस का उत्पादन करते हैं, जैसे कि मीथेनोजेन, विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ बड़ी मात्रा में मीथेन का उत्पादन करने के लिए सेलुलोसिक सामग्री पर अवायवीय रूप से वृद्धि करते हैं। बायोगैस पैदा करने वाले जीवाणुओं को सामूहिक रूप से मीथेनोजेंस के रूप में जाना जाता है, और ऐसा ही एक
सामान्य जीवाणु है मीथेनोबैक्टीरियम। क्वेश्चन नंबर 65 पर आज निम्नलिखित में से कौन सा एक जंतु कोशिका में अनुपस्थित है? जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली भी होती है, केंद्रक भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। कोशिका भित्ति होती है पादप कोशिका में, सेलुलोज की बनी पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में अनुपस्थित रहती है। देखिए, पादप कोशिका में सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति होती है, किंतु जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। उसके स्थान पर एक प्लाज्मा झिल्ली होती है। क्वेश्चन नंबर 66 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोशिकाओं के बारे में सही नहीं है? ये स्कूल में आपने पढ़ा होगा, यूकैरियोटिक कोशिकाएं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की तुलना में अधिक चौड़ी होती हैं। पादप, पशु और कवक प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पृथ्वी पर जीवन का पहला रूप थी। इनमें से कोई भी गलत नहीं है, मतलब ये तीनों के तीनों सही हैं। देखिए, एक तो पक्का गलत है इसमें, पहला वाला सही है, तीसरा वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। ये जो एग्जाम्पल दे दिया ना इसने, पादप, पशु और कवक, ये यूकैरियोटिक कोशिकाएं होना चाहिए, ये वाला, ना कि ये वाला। तो पहले आ जाइए प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं पर, उसके बाद देखेंगे यूकैरियोटिक कोशिकाओं को। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पृथ्वी पर जीवन का पहला रूप थे। ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं की तुलना में सरल और छोटे होते हैं तथा उनमें केंद्रक जैसे झिल्ली बद्ध अंगकों की कमी होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के डीएनए में एकल गुणसूत्र होता है जो साइटोप्लाज्म के सीधे संपर्क में होता है। साइटोप्लाज्म में केंद्रक क्षेत्र को न्यूक्लियाइड कहा जाता है। अधिकांश प्रोकैरियोट्स सभी जीवों में सबसे छोटे होते हैं, जिनका व्यास 0.5 से 2.0 मीटर तक होता है। ठीक है, और उदाहरण है इनका बैक्टीरिया और आर्कियन। ठीक है, ये माइक्रोन है, सॉरी। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कौन सी होगी? बैक्टीरिया और आर्कियन। अब आ जाइए यूकैरियोटिक पर। यूकैरियोटिक कोशिकाएं एक सामान्य प्रोकैरियोट से लगभग 15 गुना अधिक चौड़े होते हैं और मात्रा में 1000 गुना अधिक हो सकते हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कोशिका केंद्रक है, एक अंग जिसमें कोशिका का डीएनए होता है। फॉर एग्जाम्पल पौधे, जानवर, कवक, ठीक है, प्रोटोजोआ, शैवाल, ये सारे के सारे हैं यूकैरियोटिक। जहाँ पर प्रोकैरियोटिक को इनका एग्जाम्पल बताया गया था, इसलिए गलत था वो। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्रियाँ या फिर कोशिका के प्रोटीन कारखाने कहा जाता है? ये कहा जाता है राइबोसोम को, और लाइसोसोम को आत्महत्या के थैले कहा जाता है। देखिए, राइबोसोम कोशिका के प्रोटीन कारखाने कहलाते हैं, तो विकल्प सी करेक्ट है इसका। और यह प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है जहां राइबो न्यूक्लिक एसिड का ट्रांसलेशन होता है। प्रोटीन संश्लेषण कोशिका के लिए महत्वपूर्ण है। राइबोसोम सभी कोशिकाओं में सबसे बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। वे साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र रूप से निलंबित पाए जाते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी जुड़े होते हैं। लाइसोसोम, मतलब दूसरे जो ऑप्शंस में थे, जैसे लाइसोसोम था, रिक्तिका था, तो लाइसोसोम गोलाकार पीले रंग के पिंड है जो कोशिका में प्रवेश करने वाले रोग जनकों को नष्ट करके कोशिका सुरक्षा में मदद करते हैं। इनको कोशिका की आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न। तारकाय के बारे में आप पढ़ सकते हो। राजधानी, राजधानी नीले रंग के होते हैं और बुलबुले की तरह दिखाई देते हैं, जो कोशिका रस जमा करते हैं और ट्रांस सेलुलर दबाव बनाए रखते हैं। सबसे ज़्यादा पूछा जाता लाइसोसोम के ऊपर कि आत्महत्या के थैले किसको कहता है। माइटोकॉन्ड्रिया पर प्रश्न बनेगा, या फिर प्रश्न बनेगा राइबोसोम के ऊपर। तारकाय राजधानी पर नहीं बनेगा, ऑप्शंस में था इसने एक्सप्लेन कर दिया। चलिए, कुछ 6 से 7 ये प्रश्न साइंस के चले, साइंस में भी जंतु विज्ञान के चले। अब थोड़े पॉलिटी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 68 है यहाँ पर। ग्राम सभा में शामिल कौन कौन है भाई? गांव की जनजातीय आबादी, ग्राम सभा के प्रमुख सदस्य, गांव के सभी बुजुर्ग सदस्य, पंचायत के सभी पंजीकृत मतदाता। ग्राम सभा में शामिल हैं पंचायत के सभी पंजीकृत मतदाता, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया कई बार। ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र में शामिल गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्ति शामिल होते हैं।
ग्राम सभा में पंचायत क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं, तो विकल्प ए करेक्ट है। यह ग्रामीण स्तर पर राज्य की विधायिका द्वारा निर्धारित ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कार्य कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 69 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से राज्य विधानमंडल के संदर्भ में सही है? राज्य विधानमंडल में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। क्या संसद में संयुक्त बैठक का प्रावधान है? बिल्कुल है, लोकसभा राज्यसभा में, लेकिन साधारण विधेयक के मामले में ऐसा स्टेट में नहीं होता। तो ठीक है पहला स्टेटमेंट। राज्य परिषद के सदस्य की संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या पर निर्भर करता है, करती है। ये भी ठीक है दूसरा वाला। दोनों के दोनों वाला किसमें है? बी में है, तो बी है इसका आंसर। देखिए, भारतीय संविधान जो है किसी विधेयक पर दोनों राज्य विधानमंडल के सदनों के बीच असहमति का हल करने के लिए सदनों की संयुक्त बैठक की आयोजन की व्यवस्था नहीं करता है। हालांकि यही चीज़ हम सेंट्रल में देखें तो साधारण विधेयक पर असहमति हल करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाते हैं, बैठक आ जाती है तो अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर करता है। तो पहला वाला करेक्ट है। यदि राज्य विधान परिषद में प्रस्तुत किए गए और राज्य विधानसभा में भेजे गए किसी विधेयक को विधानसभा द्वारा खारिज कर दिया जाता है तो विधेयक समाप्त हो जाता है और निष्क्रिय हो जाता है। ठीक है। राज्य विधानसभा के सदस्यों के विपरीत राज्य विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। परिषद की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की 1/3 तथा न्यूनतम 40 निर्धारित है। इसका अर्थ है कि परिषद के सदस्यों की संख्या संबंधित राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या पर निर्भर करती है। तो विकल्प दूसरा वाला करेक्ट है। ठीक है, दोनों के दोनों करेक्ट है वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10 यानी 70वां प्रश्न है। अपशिष्ट शक्तियों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास, हमारी पार्लियामेंट के पास। देखिए, अवशिष्ट विषय कौन से विषय? तीनों सूचियों में किसी में भी शामिल ना होने वाले विषय अवशिष्ट विषय। इनमें कानून कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगी, संसद बनाएगी। वे शक्तियां जो संविधान के किसी भी खंड में निर्दिष्ट नहीं है अवशिष्ट शक्तियां कहलाती हैं। संविधान के अनुसार इन शक्तियों की श्रेणियां अर्थात राज्य सूची, संघ सूची, संपत्ति सूची में सूचीबद्ध नहीं होती। ठीक है। राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाती है, संघ सूची पर केंद्र सरकार बनाती है, संपत्ति सूची पर राज्य बनाते हैं, कानून बनाते हैं। इनके अतिरिक्त है अवशिष्ट विषय, उस पर कौन बनाएगा? संघ सरकार या केंद्र सरकार। किसी नए विषय को क्रियान्वित करने का अधिकार या क्षमता अवशिष्ट विषय कहलाती है। यह है अवशिष्ट विषय। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची भारत में केंद्र सरकार और कई राज्य सरकारों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची, संपत्ति सूची से बनी है और समसामयिक विषयों पर कानून बनाने की शक्ति संघीय सरकार में निहित है। क्वेश्चन नंबर 71 पर आ जाइए। राज्य विधानसभा में किसी भी कार्य के संचालन के लिए आवश्यक कार्य साधक संख्या या कोरम है, क्या है? सदन के कुल सदस्यों का आधा भाग नहीं है, सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/3 नहीं है, सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या नहीं है, सदन के सदस्यों की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग है। डी है इसका आंसर। देखिए, किसी भी कार्य के संचालन के लिए राज्य विधानसभा में उपस्थित होने के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या आवश्यक होती है, जिसे कोरम कहा जाता है। विधानसभा में यह सदन के कुल सदस्यों का 10वां भाग है, तो डी करेक्ट है, पीठासीन अधिकारी सहित। यदि सदन की बैठक में कोरम नहीं है तो पीठासीन अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह सदन को स्थगित कर दे अथवा कोरम पूरा होने तक बैठक को निलंबित कर दे। क्वेश्चन नंबर 72 पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी CBC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, संथानम समिति। केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार की भ्रष्टाचार रोधी मुख्य एजेंसी है। इसकी स्थापना केंद्र सरकार के एक कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा वर्ष 1964 में की गई थी। भ्रष्टाचार निवारण पर संथानम समिति ने इसकी स्थापना की सिफारिश की थी, तो विकल्प एक करेक्ट हो गया। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्तों का कार्यकाल उनके कार्यालय में प्रवेश करने की तारीख से 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो जाए होने तक होता है। क्वेश्चन नंबर 73, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण निहित है? अनुच्छेद 323 के ए में
इसमें तो प्रशासनिक अधिकरण है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बहुत पूछते हैं इसको। 148 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है। 124 सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, तो बी ही होगा इसका आंसर, 243 का डी। तो अनुच्छेद 243 डी प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 से 151 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है। और क्या क्या था, 323 का ये प्रशासनिक अधिकरण है इसमें। और अनुच्छेद 124 से 147 भारत के सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन से उच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के प्रावधानों के तहत नहीं की गई थी? कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, इलाहाबाद। कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, इलाहाबाद नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट। देखिए, एक संस्थान के तौर पर भारत में उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की शुरुआत हुई थी 1862 में। एग्जैक्ट डेट के सन के साथ याद रखिएगा, जब कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इन तीन उच्च न्यायालयों की स्थापना भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के प्रावधानों के तहत की गई थी। चौथा उच्च न्यायालय इलाहाबाद में 1866 में स्थापित किया गया था, तो अपना आंसर हो गया डी। ठीक है। बदलते समय के साथ ब्रिटिश भारत के प्रत्येक प्रांत में स्वयं का उच्च न्यायालय स्थापित हो गया। वर्ष 1950 के बाद प्रांत में मौजूद उच्च न्यायालय को उस राज्य के उच्च न्यायालय के रूप में जाना जाने लगा, तो डी करेक्ट है। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट पीडीएफ परचेज कर सकते हैं, नंबर इस पर व्हाट्सअप करके। क्वेश्चन नंबर 75 पर आ जाइए। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों का वर्णन है? किसमें है वर्णन? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 148 से शुरू हो जाते हैं इसके आर्टिकल, और कर्तव्यों का वर्णन है अनुच्छेद 149 में। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 से 151 तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है, यानी सीएजी से। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी का अधिकार अनुच्छेद 148 द्वारा स्थापित है। और अनुच्छेद 149 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों का वर्णन करता है, तो कर्तव्य किसमें? डी में, 149। हो गए 15। तो 15 इन प्रश्नों से हमने पहुंच लिया 75 पर। इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। फिर 75 टू 90 तक देखेंगे, और 150 तक इनको कवर करना है जल्दी से, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। बाकी करंट अफेयर्स की तो सेपरेट चली रही है सीरीज, हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा।